हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हमारी पॉलिटी की जो क्लास है वो क्लास 9th होने वाली है और जो टॉपिक है निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, हम आज जो है दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, और लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। क्लियर, इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के और देखते हैं सबसे पहले निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन तो इसके बारे में देखते हैं। निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के अनुच्छेद जो 324 है, ठीक है, यानी कि आर्टिकल हमारा जो 324 है, उसमें क्या बताया गया है, उसके अनुसार संसद के जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के जितने भी सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उनके पदों के निर्वाचन के लिए ये संचालन, निर्देश और नियंत्रण की जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग को दी गई है। यानी कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या होती है, चुनाव आयोग जो है आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324 के तहत जो संसद है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सबके निर्वाचन की जो है जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, देखिए, अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती है। ठीक है, जैसे अभी यूपी में चुनाव चल रहा है तो स्टेट के लिए भी काम कर रही है, और प्रेसिडेंट का या फिर वाइस प्रेसिडेंट का होगा तो ये पूरे सेंटर के लिए भी काम करती है। इसीलिए ये जो है केंद्र और सरकार दोनों के लिए कार्य करती है, और इसीलिए इसको एक अखिल भारतीय संस्था माना गया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि सूची तैयार करना, मतगणना जो होती है, मतगणना करना, और जो जितने भी वोटर्स होते हैं, हर साल नए वोटर आते हैं, ठीक, और नए वोटर्स जो पुराने वोटर्स उनका नाम काटना और नाम जोड़ना, जो 18 साल के हो गए हैं उनका, और जो है जनगणना करना, मतदाता सूची करना, व्यवस्थित तरीके से जो है चुनाव कराना। ठीक है, ये सब जिम्मेदारियां क्या है, चुनाव आयोग की होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राज्य में होने वाले जो पंचायत चुनाव हैं, इसके उससे मतलब नहीं होता है, और वह निगम चुनाव से जो होते हैं, राज्य में होने वाले जो पंचायत चुनाव होते हैं और निगम चुनाव, इन चुनाव को आयोग से कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, इनका संबंध जो है राज्य चुनाव आयोग से होता है, वो भी हम पढ़ेंगे, राज्य चुनाव आयोग आगे चल के, लेकिन हम सिर्फ निर्वाचन आयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ समझ लीजिए, जो राज्यों में पंचायत का चुनाव होता है या फिर निगम चुनाव होता है, इससे जो है चुनाव आयोग को कोई मतलब या कोई संबंध नहीं होता है। क्लियर, इसके लिए भारत के संविधान के अलग राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। जैसे हमने बताया कि इनके लिए जो है पंचायतों के लिए और निगम चुनाव के लिए जो है हमारे संविधान में एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, तो उसको हम जो है बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। निर्वाचन आयोग के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्त जो होते हैं, उन सब से मिलकर जो है हमारा निर्वाचन आयोग बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, जो कि यह बताता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा उनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर, आगे देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास एक समान यानी कि सेम पावर होती है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन तीनों के पास, ठीक है, ये एक निर्वाचन आयुक्त, एक ये हो गए, दो अन्य निर्वाचन, यानी कि टोटल 3, तो इन तीनों के पास जो है सेम पावर होती हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
तथा वेतन और भत्ते दूसरे अनुराग एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके समान होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, एक समान जो शक्ति होती है, पावर होती है कि सब में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। ठीक, आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं उनका कार्यकाल यानी कि कितने वर्षों तक, कितने टाइम तक वह जो है निर्वाचन आयुक्त रह सकते हैं। तो वह सिर्फ 6 साल तक रह सकते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु तक, यानी कि 65 वर्ष की एज तक, इनमें से जो पहले हो जाए। ठीक, 65 वर्ष की आयु पहले हो जाएगी तो भी वो उनको हटा दिया जाएगा, या फिर 6 वर्ष पहले हो जाएगा एज होने से पहले तो भी हटा दिया जाएगा। तो सिर्फ देख लीजिए 6 वर्ष और 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष 6 साल तक वह अपने पद पे बने रह सकते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु तक। क्लियर, आगे देखते हैं, वे किसी भी समय अपना जो है त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। जो निर्वाचन आयुक्त लोग होते हैं ये अपना त्याग पत्र किसी भी समय दे सकते हैं, लेकिन किसको देंगे? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी हटाया जा सकता है। इसका मतलब कि उनको हटाया भी जा सकता है। हटाया जा सकता है कैसे, वो भी देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो अगर नहीं पता आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस तरह हटाया जाता है, तो मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन लिंक पे उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, उस जो क्लास हमने लिया था उच्चतम न्यायालय का, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जाता है। ठीक है, सिद्ध कदाचार के जरिए हटाया जाता है, तो जाके देख लीजिएगा, मैं उसका प्लेलिस्ट में दे दूंगा। ठीक, आगे देखते हैं, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता, विधिक, सैनिक, शासक और न्यायिक, ये सब जो है निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं बताया गया है कि जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त रहेंगे उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, विधि या फिर कितने पढ़े लिखे रहेंगे, या फिर न्यायिक कितना न्यायिक रहेंगे। ठीक है, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। आगे देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी सेवा की और शर्तों, उनकी नियुक्ति के पश्चात के लिए लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद जब तक वो अपने पद पे रहेंगे तो उनकी जो शर्तें होती हैं, नियुक्ति होती है या फिर लाभ कोई भी होता है या फिर जो सैलरीज होती है, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। क्लियर, बस हमने देख लिया जो है इलेक्शन कमीशन। उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है दूसरा टॉपिक है वह है लोक सेवा आयोग। हमने अभी इलेक्शन कमीशन देखा और इलेक्शन कमीशन में ये देखा कि उनका जो है अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उनको नियुक्त कैसे किया जाता है, उनको हटाया कैसे जाता है। हटाया जाता है जो हमारे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको किस तरह हटाया जाता है, उसी एकदम पद्धति पे उसी तरीके से उनको भी हटाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि उच्चतम न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है, तो प्लीज़ आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा और आई बटन पे भी उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके देखिए उच्चतम न्यायालय की क्लास जो हमने ली थी। ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे इनको हटाया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है और इलेक्शन कमीशन के आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको किस प्रकार हटाया जाता है। तो आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक हम शुरू करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। अब इसके बारे में देखते हैं। संविधान के जो 14वें भाग है यानी कि 14th पार्ट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 315 से 323 तक जो है इनके बारे में बताया गया है लोक सेवा आयोग के बारे में, कि इनके कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या शक्तियां होती हैं। ठीक है, और इनका गठन कैसे होता है
और सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्त आदि के बारे में बताया गया है। यानी कि टोटल हम देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14 है उसमें अनुच्छेद जो है 315 से लेके 323 तक जो है पूरा यूपीएससी के बारे में बताया गया है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। तो ये जो मैं बताता हूँ अनुच्छेद और जो पार्ट है, ये आर्टिकल्स आप याद रखा करिए क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो हमने देख लिया कि जो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है हमको मिलता है संघ लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में, शक्ति के बारे में, कार्य के बारे में, बर्खास्त के बारे में और इनके सदस्यों के बारे में बताया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग में एक जो है अध्यक्ष होते हैं, एक जो है अध्यक्ष होते हैं और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया जाता है। राष्ट्रपति ये डिसाइड करते हैं कि और कितने लोगों को जो है नियुक्त किया जाएगा समय समय पे। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि और सदस्यों की ज़रूरत है तो और सदस्य वो नियुक्त करेंगे, लेकिन कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यूपीएससी में इतने सदस्य अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें एक जो है एक सदस्य रहेंगे, एक जो है अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, एक अध्यक्ष रहेंगे, बाकी सदस्य और भी रहते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया हमारे संविधान में कि कितने सदस्य रहेंगे। वह जो है राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। संविधान में आयोग की संख्या, देखिए संविधान में जो है आयोग की संख्या का उल्लंघन नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है संख्या नहीं बताई गई है कि कितने जो है मेंबर्स रहेंगे। साधारणतः आयोग में जो है एक अध्यक्ष तो रहते ही रहते हैं, लेकिन उनके अलावा ज़्यादातर क्या होता है 9 से 11 सदस्य रहते हैं। 9 से 11 सदस्य होते हैं, यानी कि या हो सकता है कि 9 भी रहें या हो सकता है 11 सदस्य रहें, या फिर राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के ऊपर है कि उसको बढ़ा सकें या और घटा सकें। ठीक है, लेकिन एक जो है अध्यक्ष रहेंगे, बाकी नॉर्मली जो होता है कि 9 सदस्य या फिर 9 से 11 सदस्य रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है, संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता भी उल्लेख्य नहीं है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो यूपीएससी के सदस्य होते हैं, ठीक है, लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी भी योग्यता के बारे में नहीं बताया गया। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उनके भी बारे में नहीं बताया गया है, उसी प्रकार यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनके बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया कि कितने योग्यता होनी चाहिए। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य जो होते हैं, यह जरूरी है कि जो आधे सदस्य होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 11 सदस्य हैं तो 11 में से 5 या 6 सदस्यों को यह अनिवार्य है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों काम करने का अनुभव होना चाहिए। यानी कि जो आधे सदस्य होते हैं उनको ये अनिवार्य है कि कम से कम जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के अधीन 10 वर्षों तक काम करने का अनुभव, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होता है या फिर 65 वर्षों के लिए। इनका भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए होता है या फिर 65 वर्षों के लिए। इनमें से जो पहले हो जाए, यानी कि जो पहले, यानी कि अगर उनका 6 वर्ष पहले बीत जाए, या हो सकता है 65 वर्ष की आयु हो जाए पहले, या मतलब 65 वर्ष जो उनकी एज हो जाए। ठीक, तो समझ में आ गया। जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर थे उनकी भी जो टेन्योर है, अवधि है, इतना ही है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। क्लियर, आगे देखते हैं। वे कभी भी राष्ट्रपति को अपना संबोधित करके पत्र दे सकते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के लोग जो होते हैं, अध्यक्ष और सदस्य, वो सब अपने जो त्यागपत्र होता है राष्ट्रपति को दे सकते हैं और पद से मुक्त हो सकते हैं। उसी प्रकार जो है यूपीएससी के भी सदस्य जो हैं राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी हटाया जा सकता है। ये भी हमने देख लिया कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति तो किसी को, राष्ट्रपति जो है
कभी भी उनको उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकते हैं। और हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष, जैसे जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो हैं वह प्रेजेंट नहीं रहे हैं, ठीक, अगर किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए, तो जो सदस्य होते हैं लोक सेवा आयोग के, उन्हीं के बीच में से एक कार्यवाहक सदस्य के रूप में उसको नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। अब देखते हैं निष्कासन, यानी कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं या फिर अध्यक्ष हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है। अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ठीक है, उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या अपने पद अवधि के दौरान वह पद के कार्य कर्तव्यों से बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो। यानी कि हो सकता है वह व्यक्ति जो है कोई अपना प्राइवेट सेक्टर में और दूसरा काम कर रहा हो, यानी कि कहीं और से कमाई का सोर्स उसका हो, ठीक है, उधर ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, या फिर अगर लगे कि राष्ट्रपति ऐसा समझें, राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि वह जो है उसका जो है मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण पद से हटाया जाना योग्य होगा। यानी कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि वह जो व्यक्ति है वह मानसिक और शारीरिक तौर पे अक्षम है, ठीक। आगे देखते हैं, इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं, आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं। कदाचार, ठीक है, कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं, किंतु ऐसे मामलों में जो है राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, यह मामला जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहले भेजना पड़ेगा। यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं अगर चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी सदस्य को या फिर आयोग के अध्यक्ष को कदाचार के कारण हटाया जाए, तो वह कैसे कर सकते हैं, उनको पहले क्या करना पड़ेगा कि जो यह मामला है कदाचार का मामला, वह सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए भेजना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट पाता है कि हाँ यह सही है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार हो जाएगा कि उनको निकाल सकते हैं, ठीक। तो यह हमने देख लिया जो है यूपीएससी के सदस्यों के बारे में। अब देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। अभी हमने देखा लोक सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग। अब देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि स्टेट, ठीक, ये स्टेट से बिलोंग करता है। अभी हमने देखा था यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक। उसी प्रकार जो है लोक सेवा आयोग भी होता है, जैसे निर्वाचन आयोग होता है उसी तरह क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, ये दोनों भी सेम होते हैं। जो लोक सेवा आयोग था, ठीक है, लोक सेवा आयोग था, संघ लोक सेवा आयोग, वह संघ लोक सेवा आयोग था, हमने अभी इससे पहले देखा। उसी के तरह इसका भी कार्य है राज्य लोक सेवा आयोग के, लेकिन ये क्या है कि स्टेट के द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है। आगे देखते हैं संविधान में 14वें भाग, ठीक है, इसको भी 14th पार्ट में रखा गया है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग का भी इसी अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, बताया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं जिनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर भी राज्य लोक सेवा आयोग में भी एक अध्यक्ष होते हैं, और बाकी जो सदस्य होते हैं उनको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और संघ लोक सेवा आयोग में क्या था, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राज्य की बात आई है, स्टेट की बात आई है, तो अब क्या होगा कि जो हमारे राज्यपाल हैं यानी गवर्नर हैं, उनके ऊपर अब पूरा निर्भर होता है। आयोग के सदस्य, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की योग्यता होती है उसके बारे में भी नहीं बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, परंतु ऐसा माना जाता है, ऐसा अनिवार्य है कि आधे सदस्यों को भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का काम करने का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। यही जो है मेन क्या है, हमारे जो संघ लोक सेवा आयोग हैं उनके लिए भी यही अनिवार्य किया गया है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, आयोग के सदस्यों की योग्यता के बारे में नहीं बताया गया है, ये हमने देख लिया। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है
यहाँ पे देखिए सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों के लिए होता है, ठीक है, 6 वर्षों के लिए होता है, या फिर 62 यानी कि 62 वर्षों के लिए। यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, इनका जो कार्यकाल होता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और जो एज होती है उनकी मैक्सिमम एज 62 यानी कि 62 वर्ष। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष उनका भी होता है, ठीक है, लेकिन एज जो है उनकी 65 की गई है, 65 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, सदस्य जो है, जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। वहाँ पे किसको दे रहे थे? प्रेसिडेंट को दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे किसको देंगे? ये सब राज्यपाल को देंगे, ठीक। राज्यपाल जो है लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। यह हमने देखा था कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट भी जो है क्या था, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों को, उन अध्यक्ष में से किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे। इसी प्रकार जो राज्य के राज्यपाल होते हैं इनके ऊपर भी ये अधिकार है, या इनको भी एक विशेष शक्ति प्राप्त है कि किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष जो है नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। इनको जो है जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनको भी हटाया जा सकता है कदाचार के ऊपर। इनको कैसे हटाया जा सकता है ये देखते हैं, निष्कासन। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए, भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हमने देखा था राज्य में जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो यहाँ पे देखा, भले ही इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है, लेकिन इनको हटा कौन सकता है? इनको सिर्फ केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ठीक है। नॉमिनेट करने का, अपॉइंट करने का जो है अधिकार राज्यपाल के पास है, गवर्नर के पास है, लेकिन इनको हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट को है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय आधार पर उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिस आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, या फिर उसकी पद अवधि के दौरान अपने पद कहीं और से प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया, कहीं और भी अपना प्राइवेट सेक्टर में अपना काम कर रहा हो उस आधार पे, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा समझें कि वह मानसिक तौर पे या फिर शारीरिक तौर पे अक्षम हो गया है, या फिर इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण, ठीक है, कदाचार के कारण भी हटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे मामले में राष्ट्रपति उसे उच्चतम न्यायालय को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि इसकी जांच की जा सके, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए। कोई डाउट हो या कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ बिंद एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।